बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखने जा रहे हैं, लिपिड्स को देखने जा रहे हैं और प्रोटीन्स को देखने जा रहे हैं। ये तीनों मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब बिग साइज मॉलिक्यूल है ये तीनों। कार्बोहाइड्रेट्स की बच्चे सिंपल फॉर्म होगी ग्लूकोज, लिपिड्स फैटी एसिड्स के बने होंगे, जबकि जो प्रोटीन है ये अमाइनो एसिड के बने होगी। उसके बाद हमारे पास देखेंगे इनका रोल क्या है, इनका स्ट्रक्चरल रोल क्या है, इनका फंक्शनल रोल क्या है। अब जो लिपिड्स है ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे होंगे डिफरेंट टिश्यूज में, सेल के ऑर्गेनेल्स में, खास करके मेम्ब्रेन्स में। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये एनर्जी स्टोरिंग मटेरियल है, एनर्जी रिजर्व्स है, मतलब कि ग्लूकोज जब एक्स्ट्रा अमाउंट में है तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर करें। तो याद रखिएगा जो लिपिड्स हैं इनको फार मोस्ट, मुझे एनर्जी ज्यादा से ज्यादा होते जा रहा है ग्लूकोज, तो तब हम उसको लिपिड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करते हैं। और जो प्रोटीन है, एंजाइम प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, सो प्रोटीन बच्चे हमारे मसल्स ये भी प्रोटीन, नेल्स हेयर ये भी प्रोटीन। सो प्रोटीन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल दोनों कर रही होगी। तो आइए बच्चे चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। कार्बोहाइड्रेट बच्चे वो मॉलिक्यूल्स होंगे जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं, बल्कि हमारी बॉडी क्या, तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो बच्चे कार्बोहाइड्रेट के हैं। सेकेंडली जो प्रोटीन है, तकरीबन 50% ऑफ ड्राई वेट अगर हमारी बॉडी का निकाले तो वो प्रोटीन बनती है। कार्बोहाइड्रेट्स अकर abundantly in living organism, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा तादाद होता है, abundantly बच्चे एक्सेस अमाउंट में। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन एक्सेस अमाउंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। Carbohydrates occur abundantly in living organisms. They are found in all organisms and in all parts of the cell. वो कहता है जो कार्बोहाइड्रेट है ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और कार्बोहाइड्रेट इसके साथ साथ ऑलमोस्ट ऑल सेल्स में भी पाए जाते हैं, बल्कि तमाम के तमाम सेल्स में भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। सेलुलोज वुड, सेलुलोज से एक चीज याद आई, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या ह्यूमंस, क्या ह्यूमंस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं? सो बच्चे इसका जवाब है नहीं, ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमंस की पेनक्रियाज में सेलुलेज नहीं है। सेलुलेज एक ऐसा एंजाइम है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। ये सेलुलेज एंजाइम एनिमल्स की पेनक्रियाज में पाया जाता है, और याद रखिएगा एनिमल्स से खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे। इन हर्बीवोर्स के पास पेनक्रियाज में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इनसे फूड और शेल्टर तो ले रहा है, बदले में इनको सेलुलेज एंजाइम बना के दे रहा है, जो कि ब्रेक डाउन ऑफ सेल वॉल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सेलुलेज बच्चे प्लांट सेल वॉल के कंपोनेंट था ना, तो उसकी ब्रेक डाउन के लिए सेलुलेज इस्तेमाल होता है। जो सेलुलोज है ये खुद एक कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज ऑफ वुड, कॉटन एंड पेपर स्टार्चेस present in cereals, tuber, sugar cane and milk, all are the example of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट दूध में है, कार्बोहाइड्रेट सीरियल्स में है, कार्बोहाइड्रेट पोटैटो में है, कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज में है, वो स्टार्च जिससे हम पेपर बना रहे हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट है। वुड कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrate play both structural and functional role in our body. Simple carbohydrate are main source of energy in cells.
उसने हमें कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये बॉडी में दोनों रोल प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी। अब वो फंक्शनल रोल बता रहा है कैसे। सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल्स। हमारी बॉडी में जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है मतलब ग्लूकोज, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज। और ग्लूकोज की तो हम रेस्पिरेशन करते हैं, ग्लूकोज को तो हम ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए। तो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज which we are using for the production of energy in the form of ATP. Simplest carbohydrates are the main source of energy in cells. Some carbohydrates are main constituent of cell walls in plants and microorganisms. पहला काम फंक्शनल कैसे एनर्जी प्रोवाइड करे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से, जो कि सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट का रोल स्ट्रक्चरल रोल। अब कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल रोल कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे सेल मेम्ब्रेन में एक कॉन्स्टिट्यूएंट, एक हिस्से के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। ये कार्बोहाइड्रेट करते क्या हैं, ये प्रोटीन के साथ एसोसिएशन बना रहे थे जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और ये लिपिड के साथ एसोसिएशन बना लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोलिपिड्स का। द वर्ल्ड कार्बोहाइड्रेट लिटरल रिमीन्स हाइड्रेटेड कार्बन्स। जो लफ्ज कार्बोहाइड्रेट है इसका क्या मतलब है, हाइड्रेटेड कार्बन्स। दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में जो मेन तीन एटम हमें दिखने में मिलेंगे, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। अब बच्चे याद रखिएगा, हमें कार्बन और हाइड्रोजन लिपिड्स में भी और प्रोटीन में भी मिलेंगे, पर लिपिड्स और प्रोटीन में हमें ऑक्सीजन की मिकदार कम मिलेगी, प्रोटीन में हमें नाइट्रोजन ज्यादा मिलेगा और लिपिड्स में हमें सल्फर मिलेगा। तो हम इनका एक डिफरेंस बना सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन तीनों में, कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन ज्यादा, समहाउ प्रोटीन में नाइट्रोजन की मिकदार देखने को मिलेगी और लिपिड्स में सल्फर की क्वांटिटी देखने को मिलेगी। They are composed of carbon, hydrogen and oxygen, and the ratio of hydrogen and carbon is the same as in water. बच्चे पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो क्या है, 1:3। एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। सो कहते हैं सेम एज वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स में भी आपको वाटर की जैसे कंसेंट्रेशन रेशियो मिलेगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स में भी 1 और 2 नाइट्रोजन के में रेशियो मिलेगी। द जनरल फॉर्मूला ऑफ carbohydrates is CxH2O, where X is the whole number from ranging from 3 to many thousands, whereas Y may be same or different whole number ratio। ये कि मैं जनरल फॉर्मूला दे दिया गया, इसमें हम X और Y की वैल्यू पुट करके डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की। और बच्चे याद रखें, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन एटम 3 से शुरू होकर थाउजेंड्स तक जा रहा है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास चलते हैं। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो केमिकली अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को देख रहे हैं, हमें 2 ग्रुप मिलेंगे, कीटोनिक ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब कीटोनिक ग्रुप क्या है और एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या है। कीटोनिक ग्रुप ऐसा कि जिसके कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन होता है, उसके दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप होते हैं। कीटोनिक ग्रुप कौन सा ग्रुप है, सेंट्रल कार्बन, उसके साथ डबल बॉन्ड बना के एक ऑक्सीजन और उस कार्बन के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप। जबकि एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या है, कार्बन, उसके साथ एक ऑक्सीजन,
एक साइड पे हाइड्रोजन और जो लास्ट चौथा बॉन्ड बना उस साइड पे अल्काइल ग्रुप। तो बच्चे ये डिफरेंशियल है स्ट्रक्चर वाइज हमारे पास हमारे एल्डिहाइड फॉर्म में और केटोनिक फॉर्म में। सो एल्डिहाइड फॉर्म में ऑक्सीजन एक साइड पे डबल बॉन्ड के साथ, एक साइड पे हाइड्रोजन और लास्ट साइड पे चौथी साइड पे हमारे पास बच्चे क्या बचेगा, अल्काइल ग्रुप। जबकि केटोनिक ग्रुप में सेंटर में कार्बन, एक इस तरफ अल्काइल ग्रुप एक दूसरी तरफ और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सो केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पोली मतलब ढेर सारे, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ केटोन्स एंड एल्डिहाइड्स और complexes complex substances with hydrolysis yield polyhydroxy of aldehydes और कीटोन। जब भी बच्चे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाएगा ये पॉलीहाइड्रोक्सी देंगे किस चीज के, कीटोन्स के या फिर एल्डिहाइड्स के। मजीद आगे बच्चे चलते हैं, अब हम इसके सोर्सेस की तरफ जा रहे हैं। द सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रीन प्लांट्स, दे आर प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों कहते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, तो सबसे बड़ा सोर्स तो बच्चे ग्रीन प्लांट्स है ना, जो ग्लूकोज बना रहे हैं। और ग्लूकोज सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिससे मिलके बाकी सारे कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं। सो मेन सोर्स of carbohydrates are the green plants which are making carbohydrate through the process of photosynthesis। और photosynthesis में हम पानी की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, सूरज की रोशनी में ग्लूकोज बना रहे हैं। other compounds of plants are produced from carbohydrates by various chemical change। तो जो प्लांट में प्रोटीन है, जो प्लांट में लिपिड्स है, वो किस तरह बन रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। सो कार्बोहाइड्रेट प्लांट बना रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू और फिर इनकी कन्वर्जन के साथ लिपिड्स और प्रोटीन बन रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इन सेल combine with protein and lipids with the resultant compounds are called glycolipids and glycoproteins। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिला तो ग्लाइकोप्रोटीन और अगर लिपिड के साथ मिला तो ग्लाइकोलिपिड। Glycoproteins and glycolipids, glycoproteins and glycolipids have structural role in extracellular matrix of animals and bacterial cell wall। सो में कहता है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स इनका रोल कितना हमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में देखने को मिल रहा है। both these are conjugated molecules and are composed of biological membranes। कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल क्या चीज होता है बच्चे, दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जब आपस में मिलके एक नया मॉलिक्यूल बना दे तो उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिले नया मॉलिक्यूल बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। So next बच्चे lipids, moving on to the lipids। The lipids are heterogeneous group of compounds related to fatty acid। hetero मतलब different, so lipids are the heterogeneous compound related to the fatty acids। lipids ऐसे मॉलिक्यूल्स के हेट्रोजीनियस कंपाउंड है जो कि फैटी एसिड से रिलेट करते हैं, उनसे। बच्चे याद रखिएगा लिपिड जो है ना पानी में सॉल्युबल नहीं है और यही वो वजह है कि मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर बनाने में मदद करते हैं। कि अगर कोई चीज पानी में डिसॉल्व हो जाएगी उससे तो हम स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। सो लिपिड्स चूंकि पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहे तो हमने क्या किया, इनसे स्ट्रक्चर रोल ले लिया, इनसे मेम्ब्रेन का रोल ले लिया। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर but soluble in organic solvents like ether, alcohol, chloroform and benzene। वो कहते हैं जो लिपिड्स हैं ये पानी में तो इनसॉल्युबल है, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक डिसॉल्व लाइक को के जो पोलर सॉल्वेंट है पोलर में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर में। सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब लिपिड्स किसमें बच्चे डिसॉल्व हो रहे हैं हमारे पास, एथेनॉल में, अल्कोहल में,
क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में। लिपिड इंक्लूड फैट्स, ऑयल्स, कोलेस्ट्रॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड। फैट बचे चर्बी सारा लिपिड है। असल में जब हमारी बॉडी के पास एनर्जी इतनी एक्सेस में आई थी, उसको कोई यूज नहीं है, तो हम उसको वो कहते हैं ना बुरे वक्त के लिए संभाल के रखने के लिए हम उस एनर्जी को फैट की फॉर्म में स्टोर करके अपने मसल्स के इर्द गिर्द जहां जहां बॉडी में जगह मिलती है हम उसको स्टोर करना शुरू कर देते हैं। फैट्स, ऑयल्स, जितने भी ऑयल आप इनटेक कर रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, लिपिड्स हैं। कोलेस्ट्रॉल अक्सर आप सुनते हैं लोगों को, ये क्योंकि फास्ट फूड खाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में राइज कर जाता है और ये ब्लड प्रेशर की तरफ लीड करता है और हार्ट के मसलों की तरफ। सो कोलेस्ट्रॉल आप एक कॉमन लफ्ज सुनते होंगे, वो भी लिपिड है। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। बच्चे लफ्ज फोबिक का मतलब है डर लगना, डर आना। सो बच्चे हाइड्रोफोबिक मतलब डरा हुआ, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब डर। तो लिपिड्स ऐसे कंपाउंड है जिनको पानी से डर लगता है, जबकि दूसरे होते हैं हाइड्रोफिलिक। ये हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में भी देखेंगे। हाइड्रोफिलिक मतलब जिनकी दोस्ती है पानी के साथ, जिनको पानी से कोई खतरा कोई डर नहीं है। सो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स आर कंपोनेंट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। सो देखा, अगर हम इनसे फंक्शनल रोल ले रहे थे तो स्ट्रक्चरल रोल ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिपिड्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते। लिपिड्स आर आल्सो यूज्ड एज स्टोरेज ऑफ एनर्जी। और अब हम लिपिड्स को एनर्जी स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ higher proportion of carbon and hydrogen bonds and very low proportion of oxygen, lipids store double amount of energy as compared to same amount of carbohydrate। वो कहते हैं जो लिपिड्स है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की तादाद ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इसका फायदा क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में एनर्जी ज्यादा स्टोर हो सकती है। सो वो कहता है कि जो लिपिड्स हैं ये एज कंपेयर टू कार्बन और एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की तादाद के ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने 1 ग्राम लिपिड लिया है, 1 ग्राम प्रोटीन लिया है और 1 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट लिया है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन स्टोर कर सकता है? लिपिड। क्यों? कि सेम अमाउंट अगर इन चीजों की आप ले रहे हैं तो इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की रेशियो किस में ज्यादा है? लिपिड में। सो लिपिड ज्यादा एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। Some lipids provide insulation against atmospheric heat and cold and also act as waterproof material। क्योंकि पानी इनको डिसॉल्व नहीं कर सकता तो इसलिए पहली बात ये वाटरप्रूफ मटेरियल के तौर पे काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये ऐसा इंसुलेशन मटेरियल यूज कर रहे हैं, इसमें हीट का एक्सचेंज स्लो है, कम है। तो जो लिपिड्स हैं वो एज इंसुलेशन मटेरियल भी काम कर रहे हैं। जैसे बच्चे वेल्स में एक मोटी लेयर होती है जिसको हम प्लेज का नाम देते हैं, वो प्लेज इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही है। हमारी बॉडी में भी जो फैट है वो में इंसुलेशन का काम भी दे रही है। Waxes in exoskeleton of insect and cutin, an additional protective layer of cuticle of epidermis of some plants organs, for example leaves, fruit, seeds are the main example of लिपिड। बच्चे क्यूटिकल वो लेयर जो लीव अपने सरफेस के ऊपर लगाए रखता है ताकि वाटर का लॉस कम से कम हो, वो क्या है? लिपिड है। उसके बाद बच्चे एक्सोस्केलेटन, वो स्केलेटन जो बॉडी के बाहर पाया जाता है इंसेक्ट में खास करके, वो भी किस चीज का बना हुआ है बच्चे? लिपिड्स का। लिपिड्स हैज बीन क्लासिफाइड एज acyl glycerols, waxes, phospholipids एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो वो कहते हैं लिपिड्स को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में भी डिवाइड कर दिया है, acyl glycerols, waxes, phospholipids एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये था बच्चे हमारा लिपिड्स का टॉपिक। अब हम चलते हैं लास्ट प्रोटीन पे।
प्रोटीन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों रोल प्ले कर रहा होगा हमारी बॉडी में, और हमारा बॉडी में इसके सोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं प्रोटीन के, जितनी दालें या प्रोटीन, गोश्त प्रोटीन, उसके बाद बच्चे डिफरेंट सीड्स में भी हमें प्रोटीन देखने को मिलता है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं बच्चे प्रोटीन्स की तरफ। प्रोटीन्स आर द मोस्ट abundant organic compound to be found in cells and comprise over 50% of their total dry weight। वो कहते हैं सेल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कंपाउंड प्रोटीन है। उधर सेल को खुश करके, मतलब सेल के अंदर से पानी को रिमूव करके अगर एक सेल का वेट किया जाए तो उसमें से 50% वेट किसका निकलेगा? प्रोटीन का। इतनी ज्यादा बच्चे प्रोटीन हमारी बॉडी में, हमारे सेल में पाई। अगर सेल में 50% प्रोटीन पाई जा रही है तो हमारी बॉडी सेल की है ना, तो हमारी बॉडी का भी मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट 50% of a dry weight of the body consists of proteins. They are present in all types of cells and in all parts of cell। वो नेफ्रॉन है, वो न्यूरॉन है, वो हार्ट का सेल है, वो मसल का सेल है, वो किडनी का सेल है या लिवर का सेल है, प्रोटीन हर सेल में और सेल के हर हिस्से में पाई जा रही है। इतनी इंपॉर्टेंस है प्रोटीन की। हर सेल में भी प्रोटीन पाई जा रही है, हर सेल के हर हिस्से में प्रोटीन पाई जा रही है। प्रोटीन्स परफॉर्म मैनी फंक्शन। अब बच्चे प्रोटीन के फंक्शन देखते जाइएगा, काउंट करते जाइएगा, इसको हमने फिंगर टिप्स पे याद रखना है। नंबर 1 फंक्शन ऑफ प्रोटीन, दे बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। इन दिस वे दे कंट्रोल द होल मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। सबसे पहली बात, प्रोटीन सेल में स्ट्रक्चर बना रहा है। एंजाइम प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चे में प्रोटीन मिलेगी, गोल्जी ऑपरेटर्स में प्रोटीन, सेल की मेम्ब्रेन में प्रोटीन। सबसे पहला फंक्शन प्रोटीन का सेल के अंदर स्ट्रक्चर बनाना। दूसरा इसका फंक्शनल रोल भी आ रहा है कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए हैं, तो सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन किस चीज से रिलेटेड है? प्रोटीन से। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड इन दिस वे दे कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। तो प्रोटीन सेल के मेटाबॉलिज्म के भी कंट्रोल करें। क्यों? क्योंकि सारे एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए हैं। नंबर 3, एज हार्मोन आर प्रोटीन्स सो दे रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। सारे के सारे हार्मोन सब के सब प्रोटीन है। सो बॉडी की ग्रोथ, यूरिन फॉर्मेशन, थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना, इंसुलिन प्रोड्यूस करना, डाइजेशन करवाना, ये सब हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो प्रोटीन हमारे बॉडी के कितने फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है साथ ही साथ। नंबर 4, सम प्रोटीन, अभी ट्रांसपोर्ट वाला रोल आ रहा है प्रोटीन का। सम प्रोटीन्स फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन वर्क एज अ कैरियर। ये एक मशीन, एक व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। किसके लिए? प्रोटीन के लिए। एंड ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक सब्सटेंसेस सच एज ऑक्सीजन। जो ये हीमोग्लोबिन है ये प्रोटीन है और किस चीज को कैरी कर रही है? किस चीज को ट्रांसपोर्ट कर रही है? ऑक्सीजन को। एज किधर की लाइन? some proteins hemoglobin work as carrier and transport specific substances such as oxygen to different parts of the body through blood। ये भी याद रखिएगा। some proteins are antibodies। पांचवा फंक्शन, हमारी बॉडी में जितनी भी एंटीबॉडीज पाई जा रही है सब के सब प्रोटीन है। some proteins called antibodies defend the body against pathogen प्रोटीन। पांचवा, ब्लड क्लॉटिंग में फाइब्रिनोजिन और थ्रोम्बिन प्रोटीन है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी आफ्टर एन इंजरी। तो जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है ये ब्लड को जमा देगी, खून को
जमा देगी जाके खून का बहाव रुक जाए, ब्लड का लॉस रुक जाए। movement of organs and organism and movement of chromosome during anaphase of cell division are also controlled by protein। क्यों? ये स्पिंडल फाइबर किस चीज के है? प्रोटीन के। तो डीअटैच क्रोमोसोम को तो स्पिंडल फाइबर नहीं होना। कितने रोल हो गए प्रोटीन के? पहला स्ट्रक्चरल रोल, सारे एंजाइम, सारी एंटीबॉडीज, सारे हार्मोन्स, हमारे नेल, हमारे हेयर प्रोटीन के बने हुए। दूसरा फंक्शन एंजाइम्स, प्रोटीन है। बॉडी के सारे मेटाबॉलिक फंक्शन कौन कर रहा है? एंजाइम। तीसरा हार्मोन्स मदद कर रहे हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन में एंजाइम्स की। चौथा एंटीबॉडीज जो पैथोजन के खिलाफ हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटीन्स। पांचवा हीमोग्लोबिन जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए जिम्मेदार है, प्रोटीन। स्पिंडल फाइबर्स जो डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम से हमारी मदद कर रहे हैं, प्रोटीन। तो इतने सारे फंक्शन प्रोटीन हमारी बॉडी में अदा कर रहा है। सो बच्चे ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।